हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स। अभी हम जो है पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन ईयर 2005 का एक क्वेश्चन जो है देखने का प्रयास करेंगे। पेपर 1 ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ जो है हम लोग पेपर 2 का क्वेश्चन आंसर जो है करेंगे। करने का मतलब है कि मुख्य उद्देश्य यह है कि रीड करके ये जानेंगे कि प्रीवियस ईयर में खास करके यूपीएससी के द्वारा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन, इसके क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन पेपर 1 या पेपर 2 दोनों पेपर में जो है दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ये सेक्शन ए का जो है प्रश्न है, ठीक है। इसके अंतर्गत चार क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंतर्गत 4 क्वेश्चन है और इन किन्हीं 4 क्वेश्चन और प्रश्नों में 3 प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं 200 शब्दों की शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए। तो कमेंट ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स एच, ठीक है। हमें जो है इसमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं 200 शब्दों की शब्द सीमा के अंतर्गत, ठीक है जी। पहला है कि गेम थ्योरी, ठीक है। गेम थ्योरी से क्या अभिप्राय है, आप लोगों को मालूम ही होगा कि गेम थ्योरी किनके द्वारा प्रपोज्ड किया गया था। फिर गेम थ्योरी का अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, इंटरनेशनल रिलेशन में या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो है, जब भी हम पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या फिर अंतर्राष्ट्रीय शास्त्र को, ठीक है, तो उसमें गेम थ्योरी का अप्रोच या इनकी पर्सपेक्टिव किस प्रकार से सहायक होती है, उसका अध्ययन में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में किस प्रकार से यह सहायक है और क्या क्या लिमिटेशंस जो है कुछ होते हैं। देखो हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ ना कुछ उसमें खामियां होती हैं, तो इसमें लिमिटेशंस की भी बातें कही जा रही है, ठीक है। तो गेम थ्योरी फॉर द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इट्स लिमिटेशंस, ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कही जा रही है, सतत विकास के बारे में, कि कैसे जो है हम डेवलपमेंट भी करें, हम दिन प्रतिदिन नवीन ऊंचाइयों को भी छुएं। आज जो है हम मंगल ग्रह तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो हम विकास करें लेकिन साथ साथ इससे पर्यावरण को नुकसान ना हो, इसकी भी हमें चिंता करनी चाहिए, ठीक है। तो पर्यावरण भी संरक्षित रहे और विकास भी हो, इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। और इसके साथ साथ हम जो आज जिस रूप में रह रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को भी हम क्या देकर जाएंगे, मतलब जितने हमारे पास रिसोर्सेस हैं, संसाधन हैं, स्वच्छ वायु है, क्या हम आने वाली पीढ़ियों को उसी प्रकार उन्हीं संसाधनों से हम लवरेज कर सकते हैं या नहीं। तो सतत विकास का मतलब यही है कि मतलब आप मान के चलो कि वर्तमान जो जनरेशन की जो नीड है उसे पूरा और फुलफिल करें और साथ साथ आने वाले भविष्य के भी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हो कि इस पर्यावरण संरक्षण पर अधिक इसमें बल दिया जाता है। आगे है तीसरा है कि बेसिक इश्यूज इन मूवमेंट फॉर जेंडर जस्टिस। जब भी देखो जेंडर जस्टिस की बात आती है, महिला सशक्तिकरण की बात आती है, तो उसके कुछ बेसिक इश्यूज क्या हैं, इसके ऊपर आपका ध्यान आकृष्ट कराना है, ठीक है। अब जैसे जेंडर बजटिंग वगैरह हो गया, जेंडर जस्टिस की बात कही जा रही है। अभी जैसे देखो भारत के सरकार के द्वारा जो है अभी नारी बंधन शक्ति अधिनियम पारित किया गया, जिसमें महिलाओं को 33% लोकसभा और राज्यसभा में आरक्षित सीटें की गई हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। तो महिलाओं के सशक्तिकरण की भी दिशा में या जेंडर जस्टिस की दिशा में एक इसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स मान सकते हैं। इसी की तरह देखो रिलीवेंस ऑफ नॉन अलाइनमेंट इन द पोस्ट कोल्ड वार। पोस्ट कोल्ड वार में जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था, जो कि शीत युद्ध के दौरान इसकी प्रासंगिकता थी और शीत युद्ध के गर्भ से जो है कह सकते हो कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ। तो अब क्योंकि शीत युद्ध खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है, तो क्या गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज भी प्रासंगिक है? देखो वो चीज़ें तो खत्म हो गई जिसके लिए बनी थी, लेकिन गुटनिरपेक्ष आंदोलन को किसी दूसरी चीज़ों के लिए, दूसरे इशूज़ के लिए यूज किया जा सकता है, जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गए, ठीक है, जेंडर जस्टिस हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट हो गए। फिर जो अभी प्रेजेंट कंटेक्स्ट में जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अभी रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, ठीक है, अभी देखो इजराइल और फ़लस्तीन का युद्ध चल रहा है, तो क्या इस सब जो प्रेजेंट प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन में नॉन अलाइनमेंट कितना सहायक हो सकता है, और यह मूवमेंट जो शीत युद्ध के दौरान और उस प्रासंगिकताओं के अनुसार बनाया गया था, क्या आज भी इसकी कुछ प्रासंगिकताएं हैं? अगर हैं तो आप जो है प्रश्नों में उत्तर लिखें, और अगर नहीं है, आपको लगता है कि ये अपनी प्रासंगिकता खो चुका है, तो आप नहीं भी लिख सकते हैं, बशर्ते कि आप अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ लिखें, ठीक है।
सो डैट्स ऑल, आशा करता हूँ कि सारे के सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। सो डैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।